नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंटरनेशनल आईएएस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि हम जियोग्राफी की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और जिसमें एपिसोड 2 आपके लिए मैंने दिए, जिसमें एपिसोड 2 में मैंने 2 प्रश्न भी दिए थे और बोला था कि जो इन 2 प्रश्नों के जवाब देगा उसका हम नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में नाम अनाउंस करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन स्टूडेंटों ने उसमें प्रश्न देने का काम किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले मान्या शर्मा, दीक्षा चौधरी, अतुल यादव और फैशन रस्तोगी, इन विद्यार्थियों ने प्रश्नों के उत्तरों को देने का काम किया है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनसे भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये निरंतर अग्रसर हो और ऐसे ही प्रश्नों का जवाब जो आप लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग भी दीजिए, जिससे कि अगली क्लास में आपका नाम अनाउंस हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना फिर से टॉपिक। और अभी तक हमने जो डिस्कस किया है जियोग्राफी को, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट एपिसोड में। इंट्रोडक्शन में पूरा हमने जियोग्राफी को, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके जनक कौन है, इन सारी चीजों को देखने के पश्चात द्वितीय एपिसोड में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था लैंगिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, यानी देशांतर और अक्षांश रेखाएं। तो उसमें हमने अक्षांश रेखाओं को कवर किया। आज हम देशांतर रेखाओं को लेकर चलने वाले हैं। देशांतर रेखाएं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से देशांतर रेखाओं का एक एक बिंदु को समझने का काम करेंगे और मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें मिलने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं बिना समय लगाए। देशांतर रेखाएं, आपको पता है देशांतर रेखाओं को इंग्लिश में आप लॉन्गिट्यूड लाइंस के नाम से जानते हैं। एकदम हम विद फिगर के साथ में सारी चीजों को इमेजिनेशन के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अक्षांश रेखाओं में हमने बात किया था, एक मैंने अर्थ को बनाया और इस आधार पर देखा था कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने का काम करते थे, यानी नॉर्थ और साउथ। अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने का काम करती थी। इसके ठीक विपरीत जो देशांतर रेखा है वो हमारी पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करने का काम करती है। कहने का मतलब हमारी जो रेखा देशांतर रेखा है वो क्या करेगी, जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, इन 2 गोलार्धों में विभाजित करने का काम हमारी देशांतर रेखा करती है। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में विभिन्न जानकारियों को लेकर चलेंगे और ठीक प्रकार से समझेंगे। ये जो पश्चिमी गोलार्ध है, इधर पूर्वी गोलार्ध है, यानी पृथ्वी को यहां पर एक चीज स्पष्ट कर लेते हैं। अक्षांश रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव और देशांतर रेखा पृथ्वी को पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने का काम करती है। इसी के आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर ये जो बीच में हमने जो खींची है रेखा वो 0 डिग्री रेखा है। जो बीच में रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री रेखा है, यानी ये पृथ्वी को मध्य से विभाजित करने का काम करती है। तो इसको मध्याह्न रेखा भी नाम दिया गया, मध्याह्न रेखा। कभी कभी इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। तो ये कोई विशेष चीजें नहीं है, लेकिन हमको समझने की दृष्टि से देखना है। दूसरा विषय, हमने अक्षांश रेखाओं में देखा था कि उसमें लगातार रेखाओं को सीधे सीधे खींचने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे करके एक दूसरे के समानांतर रेखाओं को खींचा जा रहा था। जब इन रेखाओं को समानांतर खींचा जा रहा था तो इन रेखाओं को उत्तर से दक्षिण खींचने का प्रयोग
हम करते हैं ऊपर से नीचे। तो ये समानांतर रेखा थी अक्षांश, और इन रेखाओं को जब हम ऐसे खींचने का काम करते हैं तो इन रेखाओं में यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, यामोत्तर रेखा। ये जो मैंने खींचा है इसका मतलब यहां से ये पूरी रेखा ऐसे करके खींची जाती है, वो मैंने आपको समझने की दृष्टि से बताया। तो इन रेखाओं को ऐसे करके खींचने का काम करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स की जानकारी को मैं यहां पर देता चलूंगा। जैसे कि अगर हम इन रेखाओं को ऐसे ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं, पहला तो ये हो गया कि इसको प्रधान मध्याह्न के नाम से जानेंगे। दूसरा, यामोत्तर रेखा, इनको ऊपर से नीचे की तरफ खींचा जाता है। दूसरा विषय कि जब इसके मध्य से हम एक अक्षांश रेखा को खींचते हैं तो इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य से ये जो ब्रैकेट बनता है इसको एक नाम दे देते हैं हम, जैसे कि कई सारे अलग अलग आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो इनको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं, ग्रिड। आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो अक्षांशीय तथा देशांतर रेखाओं के आपस में मिलने के पश्चात जो बॉक्स का निर्माण हुआ है, इस बॉक्स का नाम क्या है? आप बताएंगे ग्रिड। तो ये ग्रिड है। अब हम एक और बात करते हैं कि जो अपनी पृथ्वी अर्थ है, पृथ्वी है, इस पर ऊपर से नीचे यानी लंबवत जो रेखा होती है वो देशांतर होती है, और जो क्षैतिज रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। हमने इतना चीजों को क्लियरली समझा। अब देखो, ये अर्थ है और ऊपर से हमने नीचे इसको खींचा, इसको हम 0 डिग्री बोल देते हैं। अब ये ऊपर से जब नीचे को खींचने का प्रयास करते हैं तो इसके खींचने पर आपस में जो बीच में दूरी होती है वो 1 डिग्री की रहती है। यदि हम देखें अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री यहां से जाती है तो इसके मध्य की दूरी यानी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य की दूरी यहां पर कितनी होती है? तो हम बताएंगे 11132 यानी 111.32 किलोमीटर 1 डिग्री से दूसरी डिग्री के मध्य की दूरी होती है। यदि हम थोड़ा सा यहां पर कॉमन सेंस के आधार पर देखें कि ऊपर जाने पर इसकी दूरी आपस में कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो हम कहेंगे कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की जो दूरी है, आपस की दूरी अधिक होती है ध्रुवों की अपेक्षा। ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की आपस की दूरी अधिक होती है ध्रुवों की अपेक्षा। इतना हमको थोड़ा सा समझना है। अगर हम बात करें कि टोटल कितनी लाइंस, कितने देशांतर इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर खींचे जाते हैं टोटल, तो ये जो रेखाएं हैं अक्षांश विरत थे और देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं तो एक तरफ से देखेंगे हम तो 180 और दूसरी तरफ से भी देखेंगे तब भी 180। तो 180 और 180 हमारा कितना हो जाएगा? तो 360 लाइंस इस पूरे अर्थ पर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं कुल कितनी खींची जाती हैं? तो आप उसका सीधा सीधा आंसर देंगे 360 लाइंस इस अर्थ पर खींचने का काम किया जाता है। अब हम बात करें कि जो अर्थ है, इस अर्थ की जो पृथ्वी है उसकी गति यानी पृथ्वी की जो अर्थ ऑफ मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ या अर्थ ऑफ मोशन, ये जो अपनी अर्थ है वो 2 प्रकार का मोशन करती है यानी 2 प्रकार से वो घूमने का काम करती है। कैसे कैसे? एक तो इसकी गति होती है परिक्रमण गति, परिक्रमण, और एक इसकी गति होती है
परिभ्रमण। अब यहां से हम सारी चीजों को स्पष्ट कर देंगे। तो एक होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। परिक्रमण का अर्थ है कि जो अर्थ है, ये अर्थ पूरा जो सन है, यानी एक मिनट इसको हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास में ये अर्थ है, एक तो अर्थ ही अपनी जगह पर घूमने का काम करती है ऐसे करके, यानी पूरा 360 डिग्री घूमेगी। इस 360 डिग्री घूमने में इसको 24 घंटे लगते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, 360 डिग्री घूमने में अर्थ को 24 आवर लगते हैं। ठीक, एक तो गति ये वाली हो गई, दूसरा ये पूरा सन का चक्कर लगाकर आती है। आपको मैंने उसमें इंट्रोडक्शन में शायद द्वितीय एपिसोड में बताया था कि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। एक तरफ आप अगर वो वहां पर आपने देखा नहीं है तो आप लिख लेंगे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने का काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया कि जो अर्थ है अपनी, वो एक बार अपना रोटेट करने में, घूमने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है। तो ये जो गति घूमी है उसने अपने अपने स्थान पर ही घूमना, अपने स्थान पर ही घूमना, ये परिभ्रमण गति कहलाती है। इसको हम भ्रमण गति के रूप में भी जानते हैं, इसको भ्रमण गति भी कह सकते हैं। यानी पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है, इसको परिभ्रमण कहेंगे। और जो पूरा परिक्रमा लगाकर रहेगी सन का, तो सन का जो पूरा घूमेगी अपने वृत्तीय कक्षा में, तो उसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो अभी यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपके लिए वो क्या है, एक बार देखते हैं ठीक से, ये आप लोगों ने समझा चीज है। तो सबसे पहले 360 डिग्री 24 आवर में घूमती है। अगर हम बात करें कि ये जो 360 डिग्री 24 आवर में घूम रही है, तो एक आवर में कितने डिग्री घूमेगी? तो आप सीधा सीधा 360 में 24 का डिवाइड करेंगे तो हमको 15 आएगा। यानी एक आवर में 15 डिग्री, एक आवर में 15 डिग्री अर्थ घूमती है। अपने स्थान पर कौन सी गति घूमती है? तो आप बताएंगे परिभ्रमण। अगर हम बात करें एक आवर में इतना डिग्री घूमती है, तो एक डिग्री कितने समय में घूमती होगी? तो आप करेंगे एक आवर में कितना मिनट होता है? तो 60 मिनट, इधर 15, तो हम करेंगे, तो इसको अगर आपस में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो कहेंगे कि एक डिग्री 4 मिनट में अपने स्थान पर कौन सी गति करती है? तो परिभ्रमण गति करती है। तो यहां पर एक जो 3 पॉइंट समझ में आए हैं, एक बार साइड में फिर से देख लेते हैं कि 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। ठीक, फिर हमने दूसरा पॉइंट निकाला कि 15 डिग्री कितना घूमती है? 1 आवर में। और फिर हमने निकाला 1 डिग्री कितने में घूमती है? तो 1 डिग्री अभी देखा हमने 4 मिनट में घूमती है। तो ये सारी जो गतियां, ये पूरा क्रम किसके आधार पर निकाला? तो ये पूरा डिग्री वाला जो सिस्टम था वो हमने कहां से निकाला? पूरे पृथ्वी पर हमारे द्वारा काल्पनिक खींची गई देशांतर रेखाओं के द्वारा। क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य में 1 डिग्री का अंतर है, तो इन डिग्रियों के माध्यम से हमने अर्थ का पूरा समय निकालने का काम किया। आपके लिए सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी
कि इस देशांतर रेखा का जो खींचने का क्रम रहा वो किस उद्देश्य से रखा गया। तो हमने देखा कि इस देशांतर रेखा के माध्यम से हम पृथ्वी के समय का अनुमान या कल्पना या आकलन कर सकते हैं। तो पूरा ये आपने देखा कि 360 डिग्री में 24 आवर, 15 डिग्री 1 आवर में और 1 डिग्री 4 मिनट में घूमने का काम करती है। चलिए अब हम थोड़ा सा देशांतर रेखाओं की अभी डिस्कस जो चल रहा है उसको ही हम पूरा करने वाले हैं। अभी हमें यहां से स्पष्ट हो रहा है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्जिट्यूड लाइंस हैं, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा, देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। एक 1884 में वॉशिंगटन डीसी, आप लोग कमेंट करके मुझे ये आंसर देंगे वॉशिंगटन डीसी किसकी कैपिटल है। तो वॉशिंगटन डीसी में 1884 में एक समझौता हुआ। किसका समझौता हुआ? तो इस लाइन का समझौता हुआ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का वो हुआ, सम्मेलन हुआ और सभी देशों की सहमति और स्वीकृति दी गई कि ये जो रेखा खींची जाएगी, इस रेखा को ब्रिटेन में एक वेधशाला है, जिस वेधशाला का नाम है ग्रीनविच। कि इसकी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, उस प्रधान मध्याह्न रेखा को हम ब्रिटेन की ग्रीनविच रेखा से गुजारने का काम करेंगे। यहां पर फिर से स्पष्टता समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा होगी, जो 0 डिग्री रेखा होगी, जो अक्षांश रेखा मतलब जो देशांतर रेखा होगी, वो ब्रिटेन में वेधशाला है ग्रीनविच, उस ग्रीनविच से जाने का काम करेगी। और इस ग्रीनविच से जब जाने का काम करेगी तभी इसका नाम रखा गया GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। तो इस ग्रीनविच मीन टाइम को ब्रिटेन की वेधशाला से, जिसका नाम ग्रीनविच है, गुजारने का काम करेंगे। ये कब तय किया गया? 1884 में वॉशिंगटन डीसी में हुए समझौते के आधार पर। अब एक बार हम स्पष्टता इसको देखने का काम करेंगे कि ग्रीनविच रेखा उत्तर से दक्षिण तक आने में कितने सारे देशों को कट करते हुए आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले 2 सागरों से ये निकलती हुई आती है। सबसे पहले यहां पर एक सागर है जिसका नाम है ग्रीनलैंड सागर है, और इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहां पर भी एक सागर है जिसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। तो सबसे पहला तो GMT रेखा 2 सागर, ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर से कट करते हुए आती है। अगर हम बात करें कि क्या रेखा को बिल्कुल सीधा, जैसे मैंने अभी यहां खींचने का काम किया है, क्या ऐसे ही खींची गई कि या फिर आपस में कहीं पर इसने मूवमेंट लिया है, थोड़ा सा इधर उधर जाना हुआ? तो हां, जो रेखा है वो वास्तविकता के रूप में थोड़ा सा उसने जगह जगह पर मूवमेंट लिया है, हल्का सा मुड़ी है, इधर से ऐसे करके आते आते सीधे आने का काम किया। अब इस रेखा को ऐसे इधर उधर आना जाना क्यों हुआ? तो टाइम जोन को, क्योंकि एक राज्य में 2 प्रकार के समय नहीं हो जाए, इस आधार पर इसको जगह जगह पर टाइम का शेड्यूल बनाते हुए इसको गुजारा गया। तो सबसे पहले एक यहां पर प्रश्न बनता है, कहां पर इसने मूवमेंट लिया? तो सबसे पहले साइबेरिया,
साइबेरिया पर इसको मूवमेंट दिया गया है। तो साइबेरिया पे सबसे पहले इसको मूवमेंट देने का काम किया गया। अगर हम बात करें कि इस रेखा में दो सागर, ग्रीनलैंड सागर और नॉर्वेजियन सागर के अलावा और कोई जल स्थल है जिसके माध्यम से इसको कट किया गया, तो एक वेरिंग जल डमरू मध्य है। वेरिंग जल डमरू मध्य है। ये रेखा बेरिंग जल डमरू मध्य को दो बार कट करती है, दो बार कट करती है। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हुई कि एक तो ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर, इसको कट करते हुए जीएमटी रेखा गुजरती है। साइबेरिया पर ये पहला मूवमेंट लेती है, पहली बार मुड़ती कब है, तो साइबेरिया पर। तीसरा पॉइंट, बेरिंग जल डमरू मध्य। बेरिंग जल डमरू मध्य को ये रेखा दो बार कट करती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हमने समझने का काम किया। अब देखिए, इन तीन बिंदुओं को समझने के बाद ये कई सारे देशों को कट करते हुए आती होगी, कई सारे कंट्रीज को आपस में कट करते हुए आएगी या टच करते हुए आएगी। तो हम देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो कट करती है ये, तो यूके को करती है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को। ब्रिटेन को कहां पर कट करती है, तो ग्रीनविच वेधशाला है, ऑब्जर्वेटरी है, उसको कट करती है। तो हम यहां से थोड़ा सा सीक्वेंस के माध्यम से देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस, फ्रांस को ये कट करती है। अगर इसके आगे बात करें तो स्पेन, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन, इनको कट करते हुए जब आगे बढ़ती है रेखा, तो आगे आती है अल्जीरिया। और आगे अगर हम बात करें तो एक देश है अपना माली, और माली के नीचे जो देश जिसे कट करती है ये, उसका नाम है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। और फिर नीचे आकर एक देश को कट करती है टोगो। ये मैंने नाम लिखे हैं, इनकी लोकेशन आप मैप में देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो। और जब हम मैप को बिल्कुल नीचे देखते हैं तो लास्ट में अपने यहाँ पर बर्फ का जिसमें वो रहता है काम, बड़े उसमें मैप में देखेंगे हम, तो उसमें आपको देखने को मिलता है अंटार्कटिका। तो अंत में अंटार्कटिका को कट करते हुए ये सीधी रेखा जाने का काम करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 देश, 2 सागर, एक जल डमरू मध्य, इतनी चीजों को कट करते हुए जाती है। ये तो इसके अलग अलग पॉइंट्स हो गए। और फिर एक और हमने देखा कि ये सबसे पहला जो मूवमेंट लेती है वो साइबेरिया पर लेती है। तो यहां पर कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखने का काम किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बिंदु यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है। चलिएगा अब हम चलते हैं और आगे। इस देशांतर रेखा से संबंधित जो भी बिंदु थे वो मैंने आपको बताने का काम किया। अब जब पृथ्वी की गतियों के आधार पर हम अगर देखें तो ये मध्य में हमारा सन है और जो अर्थ है वो ऐसे करके घूमने का काम करती है। अब जो अर्थ है वो घूमने का काम करेगी। तो आप थोड़ा सा एक देखेंगे, यहां पर अर्थ और सन की जो दूरी है वो स्पेस में अधिक है। अगर अर्थ यहां से यहां आएगी तो दूरी कम हो जाएगी, यहां आने पर अर्थ की दूरी बढ़ जाएगी।
यहां आने पर अर्थ की दूरी कम हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है कि एक समय पर अर्थ की दूरी सन से कम होती है और एक किसी समय पर अर्थ की दूरी बढ़ जाती है। तो इन क्रियाओं के आधार पर जब अर्थ की दूरी कम होगी, कम का मतलब होता है उप माने कम, और जो कम हो रही है वो घटना कहां हो रही है, सौर मंडल में, सौर। तो इस उप और सौर को मिलाकर उपसौर बनता है। तो हम यहां से समझेंगे कि उपसौर किसे कहते हैं। तो हम बताएंगे कि सूर्य और अर्थ की यदि सूर्य और अर्थ मतलब पृथ्वी, मैंने इसको पृथ्वी कर देता हूं मैं, सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी कैसी हो, कम होने पर जो स्थिति होती है उसे उपसौर का नाम देते हैं। यानी पृथ्वी और सूर्य की कम दूरी, ये जो स्थिति है कम दूरी, तो ये उपसौर कहलाएगा। और यहां पर क्या है, अधिक दूरी है, तो ये अपसौर कहलाएगा। आप स्वयं परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर हमने उपसौर लिखा कि पृथ्वी और सूर्य की कम दूरी उपसौर कहलाएगा। अब अगर हमने बात किया कि पृथ्वी और अर्थ, यानी अर्थ और सन, अर्थ एंड सन के बीच की दूरी जब अधिक होती है, तो इस अधिक दूरी को अपसौर का नाम देते हैं। अपसौर और उपसौर, आपने पूरा स्पष्ट रूप में ये चीजें समझने का प्रयास किया होगा। अब थोड़ा सा पॉइंट आउट के आधार पर और देखने का काम करो। उपसौर, ये जो उपसौर जो है, ये घटना पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या होती है, कम दूरी। कितनी कम दूरी होनी चाहिए, तो ये होती है 147.52, लगभग 147.52 के लगभग ये दूरी होती है। और ये जो घटना होती है वो 3 जनवरी के दिन देखी जाती है। कब देखी जाती है, तो 3 जनवरी के दिन देखी जाती है। अगर हम बात करें अपसौर, तो इसमें क्या है, पृथ्वी और सूर्य की जो मध्य दूरी है वो अधिक देखी जाती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो दूरी है वो अधिक देखी जाती है, तो लगभग 152.4 कुछ है। तो 152 इतना ध्यान रखना आपको, 152 इतने मिलियन किलोमीटर है। ये भी मैं आपको बता देता हूं, मिलियन किलोमीटर, और ये भी मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिक दूरी होने पर अपसौर की स्थिति होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कम दूरी होने पर उपसौर की स्थिति होती है, जो 3 जनवरी को होती है, और ये 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई। तो ये चीजें आपने स्पष्ट रूप में समझने का प्रयास किया होगा। और देशांतर रेखाओं से संबंधित मैंने जो आपके लिए चीजें बताने का प्रयास किया है, उनको आप देखने का काम करेंगे। तो आज की क्लास हम ही अपसौर और उपसौर पर समाप्त करते हुए आज के 2 प्रश्न मैं आपके समक्ष रखता हूं। उन प्रश्नों का जो जवाब देंगे उनका नाम
नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। सबसे पहला जीएमटी रेखा किस जल डमरू मध्य को, किस जल डमरू मध्य को 2 बार काटती है। दूसरा वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी में सम्मेलन कब हुआ। तो इन 2 प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमको देने का काम करेंगे, और जो विद्यार्थी इन दोनों प्रश्नों का जवाब आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, उनका हम नेक्स्ट क्लास में नेम अनाउंस